हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। शून्य सिविल एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपने ओलम बैच के तहत जो अपने डेली टारगेट बेस्ड जो रिवीजन क्लासेस आरएस मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग सेशन और उसके बाद में आंसर का रिवीजन जो है वो हम जो उसके सॉरी उसका सॉल्यूशन वीडियो जो आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी आज की ताज़ा खबर ये है कि बहुत जल्द हो सकता है कि अपनी क्लास खत्म हो तब तक या फिर कल अपने आरएस का, नहीं तो एटलीस्ट इस वीक तो आने की 99.99% संभावना है कि आपके आरएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। तो जो भी अब तक आरएस 2026 का सपना लेकर के सो रहे थे उन्हें अब जग जाना चाहिए। ठीक है, सुस्ती छोड़ करके, कहते हैं ना, नींद चैन को त्याग करके अपनी मेहनत पर लग जाना चाहिए। जो भी आपका पाथ हो पढ़ने का, जो भी आप अपना रास्ता चुने उस रास्ते पर जो आपको चलना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। जितने लोग होंगे उतने रास्ते होंगे, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। ठीक है। तो अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब केवल दो ही टॉपिक बचते हैं आपके, मतलब दो कहते हैं, फिर इवन एक ही टॉपिक बचता है। वो आपके हैं इन बॉडीज़ के बारे में। उसमें यूजुअली जो है बॉडीज़ दो टाइप की है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं और दूसरा होता है आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेकंड हो गया आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। जिन जिन निकायों का अपने भारत के संविधान के अंदर उल्लेख किया हुआ है वो तो सारे संवैधानिक निकाय, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको कि हम स्टेचूटरी बॉडीज भी कहते हैं या सांविधिक निकाय भी कहते हैं, स्टेचूटरी या फिर आपके सांविधिक निकाय, ये वो निकाय है जो भारत की संसद के द्वारा कानून बना करके या कोई आदेश पारित करके इनकी स्थापना की गई। वो सारे के सारे कौन से आपके स्टेचूटरी या फिर आपके सांविधिक निकाय। ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपके स्टेचूटरीज नहीं होती है। अगर यदि किसी भी निकाय के जैसे नीति आयोग है, तो नीति आयोग की स्थापना से संबंधित किसी तरह का भारत की संसद में कानून पारित नहीं है, तो वो ना तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही आपके स्टेचूटरी आपके कह सकते हैं वो है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती है जिनका संविधान के अंदर उल्लेख होता है। ठीक है। स्टेचूटरी या फिर आपके कह सकते हैं सांविधिक निकाय वो होते हैं जिनका क्या रहता है, आपके भारत के संसद के द्वारा कोई कानून पारित करके जो इनकी स्थापना की गई, संसद के कानून से जिनकी स्थापना की जाती है, उन्हें कहा जाता है आपके सांविधिक निकाय। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है आपके इलेक्शन कमीशन। ठीक है। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का पूर्ण तरीके से उल्लेख जो है वो अपने भारत के संविधान में कर रखा है। ठीक है। इसमें आपके केंद्र का भी आ जाता है और सभी राज्यों के निर्वाचन आयोग है। ये सारे के सारे क्या है, अपने संवैधानिक जो है वो बॉडीज हैं। ठीक है। राज्यों के निकाय जो है वो अपने 73rd एंड 74 जो संविधान संशोधन हुए उनके तहत इनको स्थापना की गई। फिर आ जाता है आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस या फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सारे के सारे किस में लिखे हैं, अपने भारत के संविधान में लिख रखे हैं। फिर आ जाता है आपके फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन भी आपके केंद्र का भी हो जाता है और राज्यों का भी हो जाता है। ठीक है। तो इसमें केंद्र का, राज्यों का फाइनेंस कमीशन भी वापिस से 73rd एंड 74th के द्वारा स्थापित किए गए। इसके अलावा दो संस्थान आते हैं, एक तो कैग आता है और एक आता है आपके अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ठीक है। कैग का काम क्या, ऑडिटिंग करना। जो भी सरकार के द्वारा पैसा खर्च किया गया है, जो भी कार्यपालिका के द्वारा एक्सपेंडिचर किया गया है, वो एक्सपेंडिचर क्योंकि जनता की जो भी अपने कह सकते हैं टैक्स टैक्स पेयर्स की मनी होती है उस मनी से किया जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो पैसा सही जगह पर खर्च हो। तो उसके लिए क्या की जाती है, ऑडिटिंग की जाती है। और सेकंड हो गया आपके महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, जो अपने इंडियन गवर्नमेंट है इसका जुडिशरी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति ने भारत सरकार के खिलाफ कोई केस किया है तो भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए जो व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी। ठीक वैसे ही अटॉर्नी जनरल के समकक्ष पद होता है जो राज्य सरकार में होता है, उसे कहते हैं एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। ठीक है। नाम तो इंग्लिश में तो इसका तो अटॉर्नी जनरल है, इसका नाम है एडवोकेट जनरल। हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता। ये तो सारे हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूशनल। अब सांविधिक स्टेचुटरी निकाय कौन कौन से हैं जिनका भारत की संसद के द्वारा कह सकते हैं कोई कानून या अधिनियम पारित करके स्थापना की गई है। उसमें आ जाता है आपके ह्यूमन राइट कमीशन। उसमें आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी आ जाता है और राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी आ जाता है। ठीक है। उसके बाद में आगे आपके इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी वापिस से सेंटर का भी है इसके अंदर इंफॉर्मेशन कमीशन, और स्टेट का इंफॉर्मेशन कमीशन भी हो गया। ठीक है। उसके बाद में आपके वुमेन कमीशन, महिला आयोग, ये भी क्या है आपके स्टेचुटरी बॉडी। अभी नए ऐड किया गया आपके चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, बाल विकास आयोग। ठीक है। ये भी क्या है आपके स्टेचुटरी बॉडी है। फिर आपके आ गया सीवीसी,
ये भी क्या है, सांविधिक निकाय है। फिर आपके लोकपाल है, लोकायुक्त है, तो ये भी क्या है आपके सांविधिक निकाय है। तो ये सारे के सारे क्या होता है, आपके स्टेचुटरी बॉडी है, जिनका संसद के द्वारा जो कानून बनाकर स्थापित किया गया है। इसके अलावा जिनका स्थापना ना तो आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और नॉन स्टेचुटरी भी है, ना तो संविधान में जिनका उल्लेख है और ना ही जो कह सकते हैं संसद के द्वारा कानून पारित करके स्थापित किए गए, तो वो आपके आ जाता है आपके नीति आयोग। क्या आ जाता है, नीति आयोग। नीति आयोग क्या, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन है, ठीक है। पहले क्या था आपके प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग था, वर्तमान में नीति आयोग है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, मतलब कि प्रधानमंत्री कहते हैं भारत सरकार के आदेश के द्वारा इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। इससे संबंधित भारत की संसद के द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया। हम नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर इन सबको पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल, नेक्स्ट क्लास में आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और आपकी नीति आयोग है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने इलेक्शन कमीशन से, भारतीय चुनाव आयोग या फिर आपके निर्वाचन आयोग, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। 25 जनवरी 1950, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उससे जस्ट एक दिन पहले, क्योंकि किसका निर्वाचन करवाना था, राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना था, इसलिए चुनाव आयोग की स्थापना आवश्यक थी। तो 25 जनवरी 1950 को जो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कर देगी। उसी दिन इसको क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। कब क्या मनाया जाता है उस दिन, नेशनल वोटर डे। राष्ट्रपति के द्वारा इनके जो कह सकते हैं शर्तें निर्धारित की जाती है। 1950 से 1989 तक कितने सदस्य थे, एक सदस्य। तो इसकी संरचना कितनी होगी, इसको कौन तय करेगा, राष्ट्रपति। मैंने पहले ही बताया था, जब भी आप भारत के संविधान में या अपने नोट्स में या किसी भी किताब में शब्द राष्ट्रपति सुना है कि भाई राष्ट्रपति को ये करना है, राष्ट्रपति ये करता है, राष्ट्रपति ये कर सकता है, तो वास्तव में करता कौन है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। कौन करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ये करता है, ये करना है, इसको करना चाहिए या ये कर सकता है। राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव हेड है। रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है भारत में, आपके प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है, इसका मतलब भारत सरकार में मंत्रिमंडल के द्वारा तय की जाती है। 1950 से लेकर 89 तक इसके अंदर कितने मेंबर्स थे, एक ही थे। निर्वाचन आयोग को पहली बार 16 अक्टूबर 1988 को क्या बनाया गया, एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। कब से, 16 अक्टूबर 1989 को इसको क्या बनाया गया, आपके मल्टी मेंबर बॉडी जो उसको बनाया गया था। 1989 में क्या थे, एक तो मुख्य चुनाव आयोग था और 2 अन्य चुनाव आयोग थे। क्या थे, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और 2 अदर आपके इलेक्शन कमिश्नर थे 1989 में। फिर 1990 में पुनः इसको क्या बना दिया गया, एक सदस्य बना दिया गया। फिर 1993 में इसको वापस से बहुसदस्य निकाय बनाया गया। और 93 से वापस से वही व्यवस्था कौन सी होगी, एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 क्या आपके अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो रहते हैं, ठीक है। स्थापना कब हुई, 26 जनवरी से पहले एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को। 89 तक ये एक सदस्य था। एक साल के लिए 2 सदस्य बनाए गए, मतलब मल्टीपल बॉडी बनाया गया, मल्टीपल मेंबर बॉडी बनाया गया। फिर वापस से 1993 में इसको वापस से आपके कह सकते हैं मल्टीपल बॉडी बनाया गया। और वर्तमान स्ट्रक्चर क्या है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इसके अंदर होते हैं। योग्यता क्या है, योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। नियुक्ति कैसे होती है, उससे पहले 2023 से पहले हमने जब जुडिशरी के अंदर पढ़ा था, 2-3 चीजें पढ़ी थी। एक तो न्यायिक सक्रियता पढ़ा था, दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ा था, ठीक है, न्यायिक अतिक्रमण भी पढ़ा था। तो ये सब होता क्या है, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल न्यायिक सक्रियता का क्या है, कि भारत के संविधान में कह दो या कन्वेंशनली भारत के अंदर जो अपने सरकार के तीनों अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और आपके न्यायपालिका, इन तीनों के कुछ कुछ दायित्व निर्धारित है। भाई ये काम कार्यपालिका करेगी, ये विधायिका करेगी और ये न्यायपालिका करेगी। तो भारत के संविधान में क्या कह रखा है कि अगर यदि आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसकी नियुक्ति तो होगी, लेकिन इसकी नियुक्ति प्रक्रिया जो भारत की संसद के द्वारा समय आने पर तय कर दी जाएगी। लेकिन भारत की संसद के द्वारा 1950 से लेकर के 2023 तक इसको तय नहीं किया गया। जब तय नहीं किया गया तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा क्या कह सकते हैं कि विरोध किया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका डाली गई, भाई अपनी मर्जी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते हैं और उसके बाद में इलेक्शन में मैनिपुलेशन करवाते हैं। तो भारत की न्यायपालिका ने क्या किया, क्योंकि काम विधायिका का था, विधायिका ने समय पर नहीं किया, तो विधायिका की जगह न्यायपालिका ने वो काम किया। और भारत में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य आपके चुनाव आयुक्त रहते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए कह सकते हैं बॉडी कमेटी का है, उसको गठित किया गया। उस कमेटी में कौन कौन रहते थे, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आपके नेता प्रतिपक्ष भारत सरकार में, लोकसभा में। तो इस तरीके से कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। अब ये काम तो था किसका, विधायिका का, लेजिस्लेटिव बॉडी का। काम किया किसने, न्यायपालिका, अपने जुडिशरी ने। इसलिए इसको कहते हैं न्यायिक सक्रियता। क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। फिर सरकार ने क्या किया, अपनी संसद के द्वारा कानून बनाया और कानून बना करके जो है इसके निर्वाचन के लिए कमेटी का क्या नाम, कमेटी नियुक्त की। अब इस कमेटी के अंदर आपके प्रधानमंत्री होते हैं, एक भारत सरकार का वरिष्ठ मंत्री होता है और एक आपके नेता प्रतिपक्ष होते हैं, ठीक है। तो 3 सदस्यों की कमेटी है, वो कब से बनी, 2023 से, ठीक है।
2023 से पहले राष्ट्रपति के द्वारा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 के अंदर जजमेंट दिया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की समिति की सिफारिश पर जो है वो आपके सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जो है वो आपके नियुक्ति करेगा। कौन कौन रहते थे? प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आपके नेता प्रतिपक्ष। उसके बाद में सीईसी और अन्य नियुक्ति के लिए 2023 के अंदर एक विधेयक आया। विधेयक का मतलब एक एक्ट पारित हुआ। ठीक है, चयन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी। कौन कौन रहेंगे इस चयन समिति में? प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, या फिर कह सकते हैं अगर यदि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में नहीं रहे तो उसके अंदर कोई भी बड़ा दल है उसका जो आपके नेता है वो क्या रहेगा, उस कमेटी के अंदर भाग लेगा। इन तीनों की समिति जिस व्यक्ति का रिकमेंडेशन कहेगी वो भारत में निर्वाचन आयुक्त बने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बनेंगे और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त भी बनेंगे। ठीक है, अनुसंधान समिति। अब इस समिति को रिकमेंडेशन के लिए भी क्या रहेगा, कुछ एक रिसर्च कमेटी बनेगी। वो कई सारे लोगों का नाम बताएगी कि भाई हाँ इन्हीं लोगों को भारत में निर्वाचन आयुक्त बनाया जाना चाहिए और उनकी सिफारिश पर जो है वो आपके ये कमेटी रिकमेंडेशन करेगी। तो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति के नामों का एक पैनल जो वो प्रस्तावित की जाएगी। तो जो आपके अनुसंधान समिति है उसका हेड कौन रहेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। उसका हेड कौन रहेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी बनेगी। वो सर्च कमेटी क्या करेगी, कुछ नामों को सर्च करेगी। उसके बाद में जो सेलेक्ट कमेटी है उसको रिकमेंडेशन देगी कि भाई 8 से 10 ये नाम है जो हमारे अनुसार चुनाव आयुक्त बनने के योग्य है। अब इन दोनों इनमें से आप किसी एक को क्या कर सकते हो, चुन सकते हो। ठीक है, इसके सैलरी वेतन भत्ते क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान रहते हैं? तो क्योंकि ये सारे के सारे संवैधानिक निकाय है तो इनके वेतन भत्ते आपके संचित निधि पर भारित रहते हैं। चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब सरकार इनके अंदर किसी भी तरीके से नेगेटिव कह सकते हैं ना इम्पैक्ट नहीं डाल सकती, ना तो इनको कम कर सकती ना इनको खत्म कर सकती है। मतलब सरकार को जितना भी पैसा सरकार कमाती है उसका कुछ हिस्सा, ये तो दायित्व है सरकार का कि आपको इनके ऊपर खर्च करना ही करना है। बाकी जो पैसा बचता है उससे क्या कर सकती है सरकार, अपनी योजनाएं चला सकती है। ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उससे पहले क्या रहेगा, इनका कार्यकाल रहेगा। या तो 6 वर्ष का आपके पूरा टेन्योर कंप्लीट हो जाए या 65 वर्ष की आयु हो जाती है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। आगे की नियुक्ति कहीं भी नियुक्त इनको किया जा सकता है। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको कहीं पर भी आपकी नियुक्त जो है वो किया जा सकता है। पद से हटाया कैसे जा सकता है? राष्ट्रपति पद से हटाएंगे। आधार क्या रहते हैं? सिद्ध कदाचार और अक्षमता। आधार और प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनके महाभियोग के ही समान है। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट में महाभियोग लगाना तो क्या करना पड़ेगा, लोकसभा या नेता प्रति वहाँ राज्यसभा के अंदर एक चौथाई सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ का जो आपके पीठासीन अधिकारी है वो उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में आपके विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से अगर यदि दोनों सदनों से पास होता है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाती है। उस इंक्वायरी में अगर यदि वो व्यक्ति गिल्टी पाया जाता है फिर दोनों सदन के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से पास होकर के उस व्यक्ति को पद से हटा सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो भारत में निर्वाचन आयुक्त है उसको भी हम कैसे हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जजेज हैं उनको हटाने की प्रक्रिया के आधार पर ही आपके निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जा सकता है। और आधार क्या है, वही आधार है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए। कौन कौन से आपके? सिद्ध कदाचार और अक्षमता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। मतलब कि कोई किसी पद का दुरुपयोग का मामला आ गया, भ्रष्टाचार का मामला हो गया, या इनकैपेसिटी यानी फिजिकली या मेंटली रूप से अगर जो काम करने में सक्षम नहीं है तो भी उसको पद से हटाया जा सकता है। अब इसके बाद प्रशासनिक शक्तियाँ क्या होती है? अब शक्तियाँ पढ़ने से वैसे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ये नॉर्मल है, मेंस में पूछी जा सकती है क्योंकि आजकल इतने इजी क्वेश्चन आते भी नहीं है। ठीक है, सबकी शक्तियाँ समान है। भाई क्या कर सकते हैं, भाई ऑटोनोमस बॉडी है, अपने जो भी निर्णय लेने हैं उनके आधार पर निर्णय ले लेते हैं। क्या है, परिसीमन अधिनियम के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों को, प्रादेशिक क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं भाई किस प्रकार से आपके इलेक्शन के निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे। भाई कौन सी टेरिटरी में लोकसभा क्षेत्र है तो उससे कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, कौन कौन सी विधानसभा है उसके अंदर शामिल रहेगी। सभी पात्र मतदाताओं की चुनावी भूमिका और रजिस्टर तैयार करना और संशोधित करना। तो जो भी आप इलेक्टोरल रोल्स हैं, मतलब कि कौन कौन से जैसे भी चुनाव होते हैं उससे पहले एक मतदाता सूची जारी की जाती है तो उस बार बार अमेंडमेंट किए जाते हैं। मतलब जब भी व्यक्ति कोई 18 वर्ष से ऊपर होगा उसका नाम उस सूची में जोड़ा जाएगा। और किस इन केस अगर यदि वो भारत का नागरिक नहीं रहता या किसी भी मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम उससे हटाया जाता है। चुनाव की तिथियां, कार्यक्रम अधिसूचित करना और नामांकन पत्रों की जांच करना, ये भी इसका काम है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करना, दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्धारित करना, रेडियो टीवी पर प्रचार के लिए रोस्टर तैयार करना और चुनाव मशीनरी की निगरानी करना। बेसिकली क्या है कि भाई प्रचार करना यूजुअली पूरी की पूरी मशीनरी सरकार के पास में रहती है, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगती है, चुनाव की तिथियों की घोषणा होती है, वो मशीनरी आ जाती है चुनाव आयोग के पास में। अब जो भी सरकारी संसाधन है या फिर कह सकते हैं जिसके माध्यम से प्रचार किया जा सकता है, क्योंकि प्रचार करना भी क्या है, भारत के अंदर मौलिक अधिकार है, जिसके माध्यम से प्रचार किया जा सकता है, जैसे कौन कौन से रेडियो हो गए, टीवी हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए। उसमें से न्यूज़पेपर तो प्राइवेट होते हैं, पहले रेडियो और टीवी पर तो पूरा पूरा प्रसारण किसके द्वारा होता था, सरकार के द्वारा। ऐसी स्थिति में भाई सरकार
दूसरे पार्टियों को तो समय ही नहीं देगी अपना प्रचार कर सके। इसलिए क्या इलेक्शन कमीशन रोस्टर तैयार करता है कि भाई आप जो भी पार्टी है उसको भी क्या बराबर वक्त दिया जाए अपने जो भी डिजिटल माध्यम है उनके माध्यम से आपके प्रचार वगैरह करने का। ठीक है, डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन, prepare and revise electoral rolls, notify the dates and schedules of election, recognize political party and allot symbols, determine the code of conduct for parties and candidates, prepare roster for publicity on the radio and TV, and to supervise election machinery। ठीक है, फिर इसकी कुछ एडवाइजरी पावर्स हैं कि भाई ये किसको सलाह दे सकते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, सरकार को भी सलाह देते हैं। सदस्यों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। जैसे हमने देखा था कि भाई सदस्यों को पद से हटाने के दो अधिक नियम है। एक तो कौन सा था, आपके रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट आरपीए 1951 एंड 55, और दूसरा था आपके कौन सा, दल बदल अधिनियम। ठीक है, दल बदल अधिनियम कब हुआ, 1985 में। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी पावर किसके पास में रहती है, लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन आरपीए के तहत किसके पास रहती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास में। ठीक है, सांसद या किसी विधायक को हटाना है तो क्या किया जाएगा, आरपीए के माध्यम से चुनाव आयोग उसके क्या करेगी, जांच करेगी, और अगर यदि दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति को या राज्यपाल को रिकमेंडेशन देती है, इनको इनके पद से क्या करना है, हटाना है। ठीक है, एक वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में चुनाव के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। जैसे भी किसी भी राज्य के अंदर एक वर्ष तक राष्ट्रपति शासन रहता है तो उसके बाद में चुनाव आयोग चुनाव करवाने मैंडेटरी है। लेकिन अगर ये चुनाव कराने योग्य स्थिति नहीं है तो वापिस से राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे एग्जाम्पल कौन से रहे, फिर अभी हाल ही में कुछ वर्षों में एक तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा था। जम्मू कश्मीर में जैसे ही धारा 370 हटी, वहां पर राष्ट्रपति शासन ऑलरेडी था, और चुनाव जो बहुत बाद में करवाए थे, मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5 साल तक वहाँ राष्ट्रपति शासन था। ऐसी स्थिति में क्या था कि हर एक बार 6 महीने के बाद में लोकसभा के अंदर सरकार प्रस्ताव लाती थी कि अभी वहां पर चुनाव कराने जैसी स्थिति नहीं है। ठीक वैसे अभी क्या हुआ, मणिपुर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन था, उससे पहले सरकार थी एन वीरेंद्र सिंह की, उन्होंने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा, और एक साल के भीतर वापस से दूसरी सरकार बनी। अगर यदि वापस दूसरी सरकार नहीं बनती तो वहां पर क्या करवाने पड़ते, या तो आपको इलेक्शन करवाने पड़ते, या फिर क्या होगा कि सरकार को संसद के द्वारा 6 महीने के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा, वापस से राष्ट्रपति शासन एक्सटेंशन करने के लिए पर संसद से उसको पारित करवाना पड़ेगा। आवश्यक कर्मचारियों की मांग के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल से अनुरोध करना, भाई इलेक्शन के लिए जो जो आवश्यक होते हैं उनके लिए उनको अनुरोध करना। क्या अर्धन्यायिक शक्तियां, ये भी जितने भी आयोग है उन सब की अर्धन्यायिक शक्तियां सारी की सारी समान ही रहती है। राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्हों के आवंटन से संबंधित विवादों का निपटारा करना, तो भाई जो काम है उससे निपटारा करने की पूरी शक्ति उस आयोग के पास में रहती है। जैसे चुनाव आयोग के पास में इलेक्शन का काम है, इलेक्शन संबंधी निपटान करने की लगभग पावर इसके पास में है। फिर आपके आ गया कौन सा, यूपीएससी हो गया, तो उसमें परीक्षाओं से संबंधित है, वो किस मामले में उसके पास में पावर है। फिर आ गया आपके क्या नाम है, कैग हो गया, तो कैग के पास में भी क्या रहेगी, क्वासी जुडिशियल रहेगी। इसके अलावा जितने भी आपके गैर संवैधानिक निकाय है उनके पास में भी क्या रहती है, गैर क्वासी जुडिशियल आपके पावर्स रहती है। चुनावी विवादों की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना, धांधली, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा आदि की स्थिति, मतदान को रद्द करना, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों को पंजीकृत करना, ये सारी क्या आपके क्वासी जुडिशियल पावर्स है। मानदंड क्या है भाई, कौन किस आधार पर आपके पार्टी को देते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है पूरा का पूरा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, प्री में भी आ जाते हैं और मेंस में भी आ जाते हैं, मतलब किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब बनेगी, जब 4 राज्यों में उसके पास में 6% वोट हो, या एक राज्य में 4 लोकसभा सीट हो। मतलब जब भी मतदान होना है तो उसके अंदर सीटें भी आती है और वोटिंग परसेंटेज भी आती है, भाई फलानी पार्टी ने कितनी सीटें जीती और कितना परसेंट वोट उसको मिला है। ठीक है, या तो क्या हो कि 4 राज्यों में 6% वोट मिले, या एक राज्य में कितनी सीट मिल जाए, 4 लोकसभा सीट मिल जाए, या तो 3 राज्यों में कुल लोकसभा सीटों का कितना हो जाए, 2%। मतलब कि एक राज्य में 4 सीटें नहीं मिले लेकिन टोटल लोकसभा सीटें कितनी है, 545। कितनी है, 545। अगर यदि एक राज्य में 4 नहीं मिल रही है तो 545 का 3% कितनी होगी, 3 राज्यों में मिलाकर के अगर यदि 15 सीट के लगभग मिल जाती है तो भी क्या है, 2%, यानी 10 के सीट के लगभग। 3 राज्यों में 10, या फिर आपकी कितनी बचेगी, 5.4 है, मतलब 12 सीट के लगभग रहेगा ये। अगर 3 राज्यों में 12 सीट भी जीत लेती है तो भी क्या है, उनके पास में वो मान्यता मिल जाएगी। 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो भी क्या, कोई भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी मिल जाती है। इन तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी होगी तो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। अब राज्य पार्टी के लिए क्या है, विधानसभा चुनाव में 6% वोट या 2 सीटें हैं तो राज्य पार्टी का दर्जा है। विधानसभा चुनाव में 3% सीट या 3 सीटें, 3% का मतलब कि अभी दो अपने राजस्थान में 200 सीटें हैं, उसके में से 3% हो गया 6 सीट, या तो 6 सीट मिले या फिर 3 सीटें भी जीत ले तो उसमें ज्यादा तो भी बन सकती है, मतलब विच एवर इज लोअर। राजस्थान में 6 है, अगर यदि किसी राज्य के अंदर कह सकते हैं विधानसभा सीटें कितनी है, 100 ही सीटें हैं, 100 नहीं सॉरी 80 सीट ही है, या 90 सीट्स ही हैं, तो 90 सीट्स का 3% कितना हो जाएगा, 90 × 3/100, लगभग आपके 2.7 होता है, या फिर उससे भी कम रहता है। जैसे आपके 50 सीट ही है किसी के अंदर, तो 50 के अंदर तो कितनी आपके 1.5 सीट ही 3% होती है, ऐसी स्थिति में उससे कम सीटें भी जीतती है तो भी क्या है, राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव में 6% वोट या 1 सीट,
लोकसभा चुनाव 25 सीटों में से एक सीट जीतना या कुल वैध वोटों का 8% वोट प्राप्त करना, ये सारी क्या रहती है इसमें शर्तें, ठीक है। लोकसभा चुनाव में 6% वोट जीत ले, या तो टोटल वोटिंग का 6% वोट मिले, या फिर कोई एक सीट जीत लेती है, जैसे राजस्थान में 25 में से कोई भी एक लोकसभा सीट जीत ली तो राज्य पार्टी बन जाएगी। लोकसभा चुनाव में 25 में से कोई एक सीट, जैसे राजस्थान में तो 25 ही है, जैसे किसी यूपी के अंदर कितनी है 57 के लगभग है, तो मतलब कि आपने अगर 3 सीटें जीत ली है, हर 25 में एक सीट जीत ली है, तो भी क्या आपको राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और या फिर अगर यदि आपने इलेक्शन में कुल वैध मतों का 8% हासिल कर लिया है बिना कोई सीट जीते, तो भी आप क्या रहोगे, राज्य पार्टी का आपके पास में दर्जा रहेगा। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं। आरपीएससी के द्वारा फैक्चुअल क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, भाई कौन कौन चुनाव आयोग रहे, उनसे संबंधित क्या क्या तथ्य है, ठीक है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, शिवकुमार सेन। कौन थे, शिवकुमार सेन। भारत की प्रथम और एकमात्र चुनाव आयुक्त कौन रही है, आपके वीएस रमा देवी। कौन रही है, वीएस रमा देवी। अभी वर्तमान भारत के 24वें सीईसी कौन है, सुशील चंद्रा। भारत के 25वें कौन है, राजीव कुमार। और वर्तमान में कौन है, 26वें सीईसी, ज्ञानेश कुमार। रिसेंटली 2-3 और स्टार्टिंग के 2-3 अपने को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, कोई भी क्रम के माध्यम से पूछा जा सकता है। ज्ञानेश कुमार वर्तमान में सीईसी है। कब इन्होंने पद पे आए, 26 फरवरी 2025। इससे पहले 25वें थे राजीव कुमार, और उससे पहले 24वें थे सुशील चंद्रा। वर्तमान में भारत में निर्वाचन आयुक्त कौन कौन से, ये तो चीफ इलेक्शन कैसे निर्वाचन आयुक्त है। अन्य निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। माई वोट मैटर्स भारत निर्वाचन आयोग की एक त्रैमासिक पत्रिका है और मतदाता जागरूकता पहल है। नाम क्या है, माई वोट मैटर्स, मतलब कि मेरा वोट जो मैटर करता है, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 ने चुनाव आयोग की बहुसदस्यीय बनाने और नियुक्तियों की पारदर्शिता के लिए मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की भूमिका पर जोर दिया था। तो दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, अपने चुनाव आयोग में सुधारों से संबंधित, क्योंकि बहुत बार आरपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमेटी से संबंधित, तो भी आपके दिनेश गोस्वामी समिति का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर आपके इंद्रजीत गुप्ता समिति बनी थी 1998, ये भी चुनाव आयोग से संबंधित है। इन्होंने मुख्य रूप से चुनाव को राज्य वित्त पोषण से संबंधित थी, फिर राज्यों में किस प्रकार से इनको फाइनेंसिंग किया जाना चाहिए। फिर तारकुंडे समिति 1974 में को जेपी समिति भी कहा जाता है। इसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने और चुनाव आयोग की 3 सदस्यीय निकाय बनाने की क्या की थी, सिफारिश की थी। जो तारकुंडे समिति ने क्या सिफारिश की थी, जो चुनाव आया उसकी न्यूनतम आयु पहले कितनी थी, आपके 21 वर्ष थी, उसके बाद उसको घटा कितना किया गया, 18 वर्ष किया गया, ठीक है। ये कब किया गया था, राजीव गांधी सरकार के समय इसको किया गया था। फिर आता है आपके राज्य चुनाव आयोग, वो तो था आपके सेंट्रल चुनाव आयोग, उसकी तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी था। राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो कब किया गया था, जब भारत में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज और आपके नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का आदेश कब है, 17 जून 1994 को जारी किया गया। कब किया गया, तो ये डेट अपने को पता होना चाहिए, जून 17 1994, ठीक है। कौन सी धारा, धारा 120। कौन सा एक्ट, राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994। 1 जुलाई 1994 को इसने काम स्टार्ट किया, 17 जून को तो इसका आदेश जारी हुआ, और जून के बाद में 1 जुलाई मतलब कि 13 दिन बाद में जो इन्होंने क्या कर दिया था, 1 जुलाई से अपने जैसे सेशन स्टार्ट होता है वैसे ही अपने राज्य चुनाव आयोग ने जो काम स्टार्ट कर दिया था। हेडक्वार्टर कहाँ, जयपुर में। अनुच्छेद 243 के यह एक सदस्य निकाय है जिसके आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्तों के लिए किसी तरह की समिति की स्थापना नहीं कर रखी है। अर्हता क्या है, फिर राज्य चुनाव आयुक्त राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। मतलब कोई भी सेक्रेटरी, शासन सचिव का मतलब किसी भी विभाग का सेक्रेटरी जिसके पास में 5 साल का अनुभव हो, ठीक है। या फिर क्या रहे, केंद्र सरकार, भारत सरकार में शासन सचिव के या फिर उसके समान वेतन श्रृंखला का कोई भी समकक्ष पद जिसको उस पद पर रहते हुए 5 साल हो चुके हैं, वो क्या बन सकता है, भारत में निर्वाचन आयुक्त बन सकता है। क्या होना चाहिए, मतलब शासन सचिव को यूजुअली सचिव कहते हैं, शासन सचिव को क्या कहते हैं, सचिव, सेक्रेटरी। तो कोई भी व्यक्ति जो सेक्रेटरी के पद या उसके समकक्ष पद पर 5 साल तक रह चुका हो भारत सरकार या राज्य सरकार में, तो वो क्या बन सकता है, आपके राज्य चुनाव आयुक्त बन सकता है। अब तक कौन कौन रह चुके हैं, तो अभी 8 जो राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। पहले थे अमर सिंह राठौड़, नेकराम भसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुबाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता और वर्तमान में आपके राजेश्वर सिंह, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, अमर सिंह राठौड़, 6 वर्ष हो गया। सबसे कम कार्यकाल वाले हो गए नेकराम भसीन। बाकी जो भी राज्य चुनाव आयुक्त है वो सारी की सारी सेम शर्तें, उनको हटा कैसे सकते हैं, जो राज्य आपके कह सकते हैं हाईकोर्ट है उसके जज की समान प्रक्रिया है, ठीक है। तो वो क्या, इसीलिए अपन क्या चुनाव आयोग केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग को साथ में पढ़ते हैं। यूजुअली कैसे पढ़ाया जाता है, वो सेंटर की बॉडीज को इंडियन पॉलिटी में और स्टेट पॉलिटी को अपने स्टेट की बॉडीज से इनको स्टेट पॉलिटी में पढ़ाते हैं। अपने क्या है कि इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं तो केंद्र का राज्य का साथ में, उससे क्या अपने को याद करने में भी सुविधा रहती है, भाई क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दोनों में कॉमन है। वित्त आयोग है तो केंद्र और राज्य का समान हो गया, यूपीएससी आरपीएससी एक साथ पढ़ लिए, तो ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे कम कार्यकाल वाले कौन रहे, नेकराम भसीन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है राजस्थान में, नवीन महाजन। देखिए एक तो होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी और एक होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त।
एक होता है आपके राज्य निर्वाचन आयोग, SEC, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, और आपके ये हो गया आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये क्या है, ये आपके सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसका अधिकारी होता है। केंद्रीय चुनाव आयोग के हर एक स्टेट के अंदर आपके क्या रहेंगे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहेंगे। ठीक है, तो राजस्थान में कौन है, नवीन महाजन। और राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहेगा, जो राज्य निर्वाचन आयोग के हेड रहेंगे उनको क्या कहा जाता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। कौन है अभी, राजेश्वर सिंह। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त का काम क्या रहेगा, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव, सॉरी, निर्वाचन अधिकारी का काम क्या रहेगा इसका, लोकसभा और विधानसभा के अंदर जो भी अपने चुनाव होते हैं उनका राजस्थान में कंडक्ट करवाना। और जो भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनका काम क्या रहेगा, पंचायत और नगर निकाय है उनके जो इलेक्शन करवाना। सेकंड आपकी बॉडी होगी स्टेट यूपीएससी। इसका कंपोजिशन कौन तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है। इसमें एक अध्यक्ष या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, सदस्य। लेकिन मैक्सिमम लिमिट क्या है सदस्यों की, आपके 10 से अधिक सदस्य इसके अंदर यूपीएससी के अंदर नहीं हो सकते। ठीक है, योग्यता क्या है, संविधान के अंदर वैसे कोई निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन 50% सदस्यों को 10 वर्षों का किसी भी सरकारी कार्य में काम करने का अनुभव होना चाहिए। जो 50% जो आपके मेंबर्स है यूपीएससी के, उनके पास में एटलीस्ट जो 10 साल का अनुभव होना चाहिए किसी भी सरकारी सेवा में काम करने का। कार्यकाल वही 6 साल की अवधि और 65 वर्ष की आयु। पदावधि और वेतन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित और भारतीय संचित निधि पर क्या रहती है, पारित रहती है। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई जो भी आपके संवैधानिक निकाय है उन सब के लिए जो वेतन है, या फिर कह सकते हैं जो भी ऑटोनोमस निकाय है, स्वायत्त निकाय है, ठीक है, उनकी जितने भी वेतन भत्ते हैं वो सारे के सारे किसके पर रहेंगे, आपके संचित निधि पर पारित रहेंगे। पुनर्नियुक्ति, अध्यक्ष किसी भी सरकार के द्वारा आगे नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये आपके इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन में देखा था कि इनको नियुक्त किया जा सकता है। सदस्य ये क्या हो सकते हैं भाई, यूपीएससी का कोई मेंबर है, या तो क्या किया जा सकता है, यूपीएससी मेंबर को यूपीएससी का आपके चेयरमैन बनाया जा सकता है, या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस है, किसी भी राज्य निर्वाचन आपके जो आप कह सकते हैं सेवा आयोग है उसके अंदर भी उसका चेयरमैन वो बन सकता है। सदस्य क्या रहेगा, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब चेयरमैन का तो कहीं पर भी कोई नियुक्ति नहीं होगी। सदस्य या तो यूपीएससी का ही चेयरमैन बन सकता है, या किसी राज्य आपके सेवा आयोग है उसका क्या बन सकता है, आपके चयन आपके अध्यक्ष जो है वो बन सकता है। हटाया कैसे जा सकता है, आधार क्या, घोषित दिवालिया हो जाए, पद के अलावा वेतन मिले, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो, या फिर कदाचार हो। ठीक है, इन सब आधारों पर हटाया जा सकता है। यूजुअली आधार जो अपने केंद्र में है, दो ही तरह के आधार है। एक तो हो गया सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का, और दूसरा हो गया यूपीएससी के सदस्यों को हटाने का। आप जितने भी पढ़ोगे, बॉडीज पढ़ेंगे हम जितने भी, चाहे संवैधानिक हो चाहे गैर संवैधानिक हो, उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि इसको कैसे हटाया जा सकता है। या तो सुप्रीम कोर्ट के जज, और राज्य में तो हाई कोर्ट के जज, ठीक है, केंद्र में, या फिर किस आधार पर हटाया जा सकता है, यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, और राज्य में तो आरपीएससी या उसके सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जजों को हटाने के क्या दो आधार रहे थे, एक तो सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी यानी अक्षमता, और फिर क्या रहेगा, संसद में प्रस्ताव आएगा, फिर एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के द्वारा जांच होगी, जांच में गिल्टी पाए गए तो दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित करके उस जज को हटाया जा सकता है। ठीक वैसी की वैसी प्रक्रिया किसके अंदर रहती है, आपके चुनाव आयोग के अंदर। ठीक है, सेकंड आपके रहेगी यूपीएससी। तो यूपीएससी किसी मेंबर को हटाने के कितने आधार रहते हैं, 4 आधार। कौन कौन से, घोषित दिवालिया हो गया, पद के अलावा वेतन मतलब कहीं और से सैलरी भी ले रहा है, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षमता, या फिर कदाचार यानी मिस बिहेवियर, करप्शन जैसे मामलों में आ जाता है। तो प्रोसेस क्या रहेगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरोपों की जांच की जाती है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों का पालन करने के लिए बाध्य है। मतलब क्या होगा, इसके अंदर कोई संसद के अंदर प्रस्ताव नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, जांच करने के बाद में क्या राष्ट्रपति को अपनी जांच सौंप देता है कि भाई ये इस व्यक्ति ये गिल्टी है या गिल्टी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गिल्टी है तो राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई गिल्टी नहीं है तो अपने पद पर बना रहेगा। तो ये प्रक्रिया किस में होगी, यूपीएससी की। वो कौन सी थी, सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की जैसी सेम प्रक्रिया किस में रहती है, आपके चुनाव आयोग में रहती है। अब आप बाकी बहुत सारी जगहों पर देखोगे कि इसका हटाने का आधार क्या है कि भाई यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष के समान, और प्रोसेस भी क्या है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के समान। तो ये दोनों प्रोसेस अपने को क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। कार्य वही है, इसका क्या होगा भाई, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस आईपीएस है, केंद्रीय सेवाओं और राज्य की सार्वजनिक सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करना, राज्यपाल के अनुरोध और राष्ट्रपति के अनुमोदन के पर राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो राज्यपाल ने किसी भी राज्य के लिए अनुरोध किया और राष्ट्रपति ने उसको अनुमोदन कर दिया, मतलब उसको स्वीकार कर लिया है, तो वहाँ स्टेट के लिए काम करना। संयुक्त भर्ती के लिए राज्य को सहायता करना, यदि दो से अधिक राज्य क्या करें, कोई अनुरोध करते हैं, मतलब एक से अधिक राज्य अनुरोध करेंगे भाई ये फलानी परीक्षा आप यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाए, तो यूपीएससी कंडक्ट करवाएगी। Conduct examination to all India services, central services and public services of state to serve needs of state on governor request and president's approval and to assist state if requested by 2 or more states. ठीक है, परामर्श
प्रावधान निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं। ठीक है, मतलब कि आप किसी भी तरह का परामर्श दे सकते हैं, लेकिन परामर्श को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। जैसे भर्ती के तरीके हैं, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण से संबंधित सिद्धांत है, या फिर आपके कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, किसी भी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, उन सब की रिकमेंडेशन कौन देता है? आपके यूपीएससी जो वो देता है। अब इनको मानना आवश्यक नहीं है। किसी सिविल सेवक द्वारा किए गए कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा है, मतलब कि किसी तरह का क्लेम है, पेंशन के ऊपर कुछ खर्चा किया जाता है, उसके ऊपर दावा करना, उससे संबंधित नियम हो गए। पेंशन के लिए दावा है, अस्थायी नियुक्तियां हैं, सेवा का विस्तार है, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सर्विस है, रिटायरमेंट के बाद में भी उसको सर्विस पे लेना है। तो ये सारे के सारे रिकमेंडेशन कौन देता है? यूपीएससी देता है। लेकिन सरकार के लिए रिकमेंडेशन को मानना आवश्यक नहीं है। सीमा क्या है कि नियुक्तियों में आरक्षण करना, नियुक्तियों में एससी एसटी के दावों का विचार करना, आयोग न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सदस्य का चयन है, या अस्थायी नियुक्ति, ये सारे क्या इनकी लिमिटेशंस है। मतलब क्या तो भाई क्या रहेगा, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट हो जाते हैं कभी कभार, वो सारे हो गया। आयोग या न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सदस्यों का चयन है, मतलब कि जो भी है वो यूपीएससी द्वारा नहीं किए जाएंगे। एससी और एसटी के जितना रिजर्वेशन संबंधित दावे हैं वो भी क्या है, आपके यूपीएससी के द्वारा नहीं सुने जाएंगे। तो ये सारी क्या रहती है, यूपीएससी की आपके लिमिटेशंस हैं। भूमिका क्या है भाई, यूपीएससी मेरिट प्रणाली का प्रहरी है, मतलब कि मेरिट जो भी आपके एग्जाम करवाया जाएगा उसमें मेरिट कौन डिसाइड करेगा? यूपीएससी डिसाइड करेगा। प्रहरी का मतलब क्या है, उस मेरिट के अंदर किसी भी गलत तरीके से, किसी भी इलीगल तरीके से जो संशोधन उसको नहीं किया जा सकता। उस मेरिट को मेरिट बना के रखना किसकी जिम्मेदारी है? यूपीएससी की जिम्मेदारी है। यूपीएससी की सिफारिश और विचार न करने के लिए सरकार को क्या देना पड़ता है? संसद में जवाब देना पड़ता है। यूपीएससी की सिफारिश से स्वीकार करना आवश्यक तो नहीं है, लेकिन आवश्यक अगर यदि स्वीकार नहीं करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। सरकार यूपीएससी के सलाहकार कार्यों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। संसद द्वारा यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब तथ्य कौन कौन से आपके अध्यक्ष रहे? तो सबसे पहले सर रॉस बर्कर पहले आपके यूपीएससी चेयरमैन थे। ए कृपलानी प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे जो आपके 1947 से 49 के तक रहे। फिर रोज मिलियन बाथू प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 92 से 96 तक रही है। रजनी राजदान सेकंड महिला अध्यक्ष थी। अलका सिरोही थर्ड महिला अध्यक्ष थी। फिर अभी रिसेंट में कौन कौन हो गए? मनोज सोनी 31 जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया। प्रीति सूदन फोर्थ महिला अध्यक्ष थी। और वर्तमान में कौन है? अजय कुमार, जो कि आपके 33rd जो अध्यक्ष हैं और 15 मई 2025 से इस पद पर जो वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में सदस्य कौन कौन है यूपीएससी में? 10 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकते। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सेवानिवृत्त, सुश्री सुमन शर्मा, श्री विद्युत बिहारी स्वयं, डॉक्टर दिनेश दासा, शील वर्धन सिंह, डॉक्टर संजय वर्मा, श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी और श्रीमती अनुराधा प्रसाद। वर्तमान में यूपीएससी कितने मेंबर महिलाएं हैं? एक तो आपके सुमन शर्मा होगी, सुजाता चतुर्वेदी होगी, अनुराधा प्रसाद होगी, मतलब 3 क्या है महिला सदस्य हैं, बाकी सब क्या है पुरुष सदस्य। ठीक है, और यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो अजय कुमार वर्तमान में आपके यूपीएससी के चेयरमैन। अब तक 4 महिलाएं यूपीएससी की क्या रह चुकी है? आपके चेयरमैन रह चुकी है। अब बात करते हैं किसकी? आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। जितने भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन आते हैं, चाहे आरपीएससी हो, इलेक्शन कमीशन हो, वित्त आयोग हो, उसमें आरपीएससी के द्वारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? आरपीएससी से ही पूछे जाते हैं। तो इसको अपने थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। आरपीएससी भी क्या है? यूपीएससी की तरह एक संवैधानिक निकाय है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो जहां यूपीएससी का प्रावधान है जो अपने पार्ट 14 है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी के अंदर किसका प्रावधान है? आरपीएससी का भी है। इसकी संरचना की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 10 क्या होते हैं? सदस्य। वर्तमान में अभी पिछले साल ही सरकार ने इसमें संशोधन किया है और 10 क्या है और आरपीएससी मेंबर है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान में सदस्यों की संख्या और योग्यता का उल्लेख जो वो नहीं किया गया। यूपीएससी के लिए तो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। आरपीएससी के लिए क्या करेगी? राज्य सरकार तय करेगी भाई कितने इसमें आपके सदस्य और होंगे। इसमें से वही सेम यूपीएससी वाले हैं, 50% सदस्य, कम से कम 10 साल का क्या होना चाहिए? सरकारी सेवा का अनुभव। और राज्यपाल अकेले ही क्या कर सकते हैं? सेवा शर्तों का निर्धारण। फिर से वही राज्यपाल का मतलब क्या? मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। सदस्यों की संख्या, तो अब ये संख्या आरपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है भाई कब कब आरपीएससी में सदस्यों की संख्या में परिवर्तन किया गया। तो सबसे पहले जब स्थापना हुई 1949, उस समय एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। कितने थे? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। 1968 में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, मतलब सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 3। कब की? 1968 में। 1973 में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य किए गए। कितने? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। कब? 1968 से जस्ट 5 साल बाद में। फिर वापस से 81 में कितने कर दिए? एक अध्यक्ष और 5 सदस्य कर दिए। कितने? 5 सदस्य। कब? 81 में। फिर वापस से 2030 मतलब 11 में, मतलब 30 वर्ष बाद में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य किए गए। उस समय सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। और अभी पिछले वर्ष 2025 के अंदर एक अध्यक्ष और 10 सदस्य कर दिए गए। और किसके समय? जब भजनलाल जी शर्मा सीएम थे। तो लास्ट ईयर कितने सदस्य कर दिए गए? 10। ये अपने को पता होना चाहिए। 1968 में 3 सदस्य, 73 में 4, 81 में 5, 2011 में 7 और 2025 में कितने मेंबर कर दिए? 10 जो है वो मेंबर कर दिए।
कार्यकाल कितना रहता है? यूपीएससी के लिए 6 साल और 65 वर्ष की आयु है, आरपीएससी के लिए 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु है, जो भी इसके पहले आ जाए। हटाने की प्रक्रिया सेम वही है जो हाईकोर्ट के जजों को हटाई जा सकती है, केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाई जा सकती है। नियुक्ति कौन करता है? आपके राज्यपाल, लेकिन हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। प्रक्रिया कौन सी है? वही यूपीएससी वाली सेम। क्या आरोप क्या रहेंगे, मतलब उसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति उन्हें दुर्व्यवहार के आधार पर हटा सकते हैं। राष्ट्रपति मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजते हैं और उसकी जो सलाह है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्य है। तो ये सेम वही है जो आपके किसमें यूपीएससी के अंदर है। काम क्या है? सेम वही काम है जो यूपीएससी के, इसलिए दोनों को साथ में पढ़ने से क्या रहता है? सुविधा रहती है। राज्य सेवाओं की नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित मामलों को सरकार में सलाह देना। क्या? सिविल सेवा और सिविल सेवाओं के लिए भर्ती के तरीकों के संबंध में, नियुक्ति, पद स्थान, पदोन्नति और स्थानांतरण अपनाने के संबंध में, सिविल सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता, पदोन्नति और पत्र नियुक्ति के संबंध में, सिविल सेवाओं के लिए कार्यरत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में। अनुच्छेद 321 कहता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास रहेगी? राजस्थान विधानसभा के पास रहेगी। तो ये आर्टिकल याद होना चाहिए। यूपीएससी के भले ही नहीं हो, आरपीएससी के सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए, क्योंकि भाई राजस्थान स्टेट पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन आते हैं थोड़े डिटेल में आते हैं। जैसे इन यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, इनकी शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता, केवल बढ़ाया जा सकता है। यूपीएससी की शक्ति को बढ़ाने की पावर रहती है संसद के पास, आरपीएससी की शक्तियों को बढ़ाने की पावर किसके पास रहेगी? राज्य विधानसभा के पास। अनुच्छेद 323 कहता है प्रत्येक वर्ष राज्यपाल को अपने प्रदर्शन पर इनको क्या देनी पड़ती है? वार्षिक रिपोर्ट जो वो देनी पड़ेगी। कौन देगी? आरपीएस से। अब इससे फैक्ट्स की बात करते हैं। आज़ादी से पहले कहाँ कहाँ पर जो आपके स्टेट आप कह सकते हैं सेवा आयोग थे? जोधपुर में 1939 में 1939 के अंदर आपके कह सकते हैं सेवा आयोग था। 1940 के अंदर जयपुर में और 1946 के अंदर बीकानेर के अंदर, मतलब आज़ादी से पहले 3 जो रियासतें थी वहाँ पर जो आपके कह सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्थापना की जा चुकी थी। 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के तत्कालिक राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय ने एक अध्यादेश जारी करके 20 अगस्त 1949 को लागू किया। आपके यूपीएससी की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। आरपीएससी की कब हुई? 20 अगस्त 1949 को। आरपीएससी ने 22 दिसंबर 1949 को अपना क्या किया? काम शुरू किया। इसके पहले इसके मुख्यालय कहाँ थे? आपके जयपुर। सॉरी, यूपीएससी की स्थापना तो आपके हो गई थी 1919 के अधिनियम से, चुनाव आयोग की 25 तारीख को हुई थी, तो ये थोड़ा करेक्ट करना फैक्ट को। आरपीएससी ने 22 दिसंबर 1949 को अपना काम जो वो शुरू किया था। पहले मुख्यालय कहाँ था? जयपुर। वर्तमान में कहाँ पर? आपके अजमेर में। तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 31 अगस्त 1958, सारी की सारी डेट्स अपने को याद होनी चाहिए। डेट्स को याद करने का एक ही तरीका है, इन जो भी पढ़ रहे हैं उसमें से डेट्स को निकाल कर एक अलग पेज पर लिखते जाओ और उसको बार बार रिवाइज करोगे तो डेट्स क्या होंगी? याद होगी। 31 अगस्त 1958 को उसका मुख्यालय कहाँ रख दिया गया? अजमेर। वर्ष 1951 में आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राज प्रमुख द्वारा भारत के संविधान के अनुसार निम्न विनियम जो वो पारित किए गए। कौन कौन से नियम बनाए गए? राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम की शर्तें 1951 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा 1951, मतलब 1951 में दो जो वो आपके कह सकते हैं रेगुलेशन जो पारित किए गए। किसके द्वारा पारित किए गए? राज प्रमुख। और क्योंकि उस समय आपके पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था, उसमें राजस्थान विधानसभा थी नहीं, किसके आधार पर किए गए? अध्यादेश या फिर कह सकते हैं ऑर्डिनेंस के माध्यम से उनको लागू किया गया। आरपीएससी की कार्य प्रणाली राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम और विनियमन 1963 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियमन प्रक्रिया के सत्यापन अध्यादेश 1975 और अधिनियम 1976 के द्वारा तय की जाती है। तो कौन कौन से एक्ट? दो तो क्या हो गए थे आपके? ऑर्डिनेंस। एक्ट कौन कौन से हो गए? एक तो 1963 का एक्ट हो गया, एक 1975 का एक्ट हो गया और एक 1976 का एक्ट हो गया। इन 3 एक्ट के माध्यम से आरपीएससी जो काम करती है। पहले अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष, पहले बताया था शरद कुमार घोष थे। इनकी अध्यक्षता में पहली जो अपने सचिवालय कोई सुधार समिति बनी थी। ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। आरपीएससी के प्रथम सदस्य कौन थे? देवी शंकर तिवारी और एनआर चंद्रशेखर। ये तो पहले अध्यक्ष हो गए और अध्यक्ष के साथ में 2 सदस्य भी थे। कौन कौन? देवी शंकर तिवारी और एनआर चंद्रशेखर। सबसे लंबा कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे? आपके देवी शंकर तिवारी, जो पहले सदस्य थे, बाद में क्या बने? अध्यक्ष, और 6 वर्ष और 5 माह तक इन्होंने काम किया। सबसे कम कार्यकाल वाले आरपीएससी अध्यक्ष थे बी एल रावत, जो केवल 34 दिन तक अध्यक्ष रहे, आपके 1/8/66 से 1/9/1966 तक। एन के बेरवा ने आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों पद पर काम किया। किसने? एन के बेरवा, जो सेक्रेटरी भी रहे और आपके चेयरमैन भी रहे। ओपी गुप्ता आरपीएससी के सदस्य और राज्य सरकार के मुख्य सचेतक रहे हैं, मतलब चीफ व्हिप भी रहे हैं और इसके अलावा आरपीएससी के मेंबर भी रहे हैं। एस डी उज्ज्वल मुख्य सचिव और आरपीएससी के मेंबर रहे हैं। अब तक 7 महिला सदस्य हैं, जिनमें से कोई भी महिला अध्यक्ष आरपीएससी में अभी तक नहीं बनी, जबकि यूपीएससी में 4 महिला अध्यक्ष रह चुके। कौन कौन? कांता कथुरिया, कमला बील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, राजकुमारी गुर्जर, संगीता आर्य और मंजू शर्मा। ठीक है, संगीता आर्य, मंजू शर्मा ने इसी वर्ष इस्तीफा दिया और वर्तमान में आरपीएससी में एक भी महिला मेंबर आपके है नहीं। कांता कतूरिया, प्रकाशवर्ती शर्मा आरपीएससी और यूपीएससी दोनों के सदस्य रही। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कांता कतूरिया और प्रकाशवर्ती शर्मा आपके आरपीएससी की मेंबर भी रही हैं और यूपीएससी में भी रही हैं। कमला बील आरपीएससी की सदस्य और राजस्थान सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं।
कांता कतूरिया राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी और पूर्व विधायक थी। कांता कतूरिया क्या थी आपके, देखिए इसके बारे में कौन कौन से फैक्ट्स हो गए। राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, पूर्व विधायक, आरपीएससी की मेंबर और यूपीएससी की मेंबर ये रह चुकी है। एस.सी. त्रिपाठी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं। एस.सी. त्रिपाठी क्या यूपीएससी के मेंबर थे और आरपीएससी के क्या रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। सी.आर. चौधरी जो आरपीएससी के अध्यक्ष थे, बाद में लोकसभा सांसद बने अजमेर से। दुलेश्वर मीणा आरपीएससी के सदस्य और बाद में लोकसभा सांसद बने। देवेंद्र सिंह और भूपेंद्र यादव जो आपके डीजीपी थे राजस्थान के, और उसके बाद उनको आरपीएससी में अध्यक्ष बनाया गया। एल के जो ये तो क्या डीजीपी थे और अध्यक्ष बने, और इसके अलावा एस डी उज्ज्वल आपके चीफ सेक्रेटरी थे और सदस्य बने थे। ठीक है, एनएल जैन आरपीएससी के सदस्य और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे। पहले राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे जो क्या बने, आरपीएससी के मेंबर बने एनएल जैन। रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य और राजस्थान के क्या रहे हैं, राज्यपाल। रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं और राजस्थान के क्या रहे, राज्यपाल भी रहे हैं। कांता कतूरिया, शिवपाल सिंह, ठीक है, दिव्या सिंह और श्याम सुंदर शर्मा, इन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा दिया, मतलब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन देकर के। अब तो इसमें दो और नाम आ चुके हैं आपके, कौन कौन, एक तो संगीता आर्य और दूसरा आपके मंजू शर्मा। हबीब खान गोरान आरपीएससी के अध्यक्ष, इन्हें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के जो वो चार्जेस लगे थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग सचिवालय कहाँ, अजमेर में। आयोग में एक सचिव और अन्य अधिकारी होते हैं। 1969 से पहले राजस्थान प्रशासनिक या न्यायिक सेवा का एक अधिकारी को आरपीएससी में सचिव पद पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन 69 के बाद में आईएएस अधिकारी को जो नियुक्त किया जाता है। आरपीएससी के पहले सचिव कौन थे आपके, श्याम सुंदर शर्मा। पहली महिला सचिव कौन थी, ओतिमा बोरदिया। वर्तमान सचिव कौन है आपके, जो है वो मेहता जी, रामनिवास मेहता, जो भी रिटायर होने वाले हैं। इसके अलावा कौन कौन से नवाचार है, इनको लेकर के अभी हाल ही में क्वेश्चन आया, तो ये सारे के सारे नवाचार आरपीएससी की वेबसाइट पर लिखे गए हैं। आरपीएससी ने 2011 में ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन परीक्षा आयोजन का जो सबसे पहले कंडक्ट करवाई थी 2011 में। 2013 में माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू यस मेमोरी नाम से जो एक प्लेटफॉर्म जो इसको लॉन्च किया, भाई आपने कौन कौन से एग्जाम दिए और उसका क्या क्या रिजल्ट रहा है। 2014 में आपके ऑनलाइन आपत्तियां, कोई भी आपके आंसर की आरपीएससी की आती है तो उसके ऊपर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन की जो प्रक्रिया आरपीएससी द्वारा शुरू की गई। 2015 में आधिकारिक वेब पोर्टल का सुदृढ़ीकरण किया गया, जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको क्या किया, स्ट्रेंथनिंग की। 2016 में ऑन स्क्रीन मार्किंग और विवरणात्मक उत्तर पुस्तिका डाउनलोड करना, जो आरएस मेंस का जो होता है, आरएस मेंस से पहले ऑफलाइन कॉपी चेक होती थी, 2016 से ऑन स्क्रीन मार्किंग, मतलब उसको स्कैन करके टैबलेट के माध्यम से उसकी मार्किंग होती है और इसके अलावा उसको डाउनलोड करके जो स्टूडेंट्स के साथ में कॉपी शेयर की जाती है। 2017 में दिव्यांगजनों के अनुरूप वेब पोर्टल जो बनाया गया, मतलब कि जो भी आपके कह सकते हैं कि जिनके पास में दृष्टि नहीं होता, मतलब कि विजन से लेकर के अफेक्टेड रहते हैं, उनके अनुसार वेब पोर्टल बनाया गया। 2018 में स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल काउंसलिंग साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करते हैं तथा आगुंतक प्रबंधन प्रणाली, आप जैसे ही आप देखते हैं आरपीएससी की वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसमें विजिटर्स की नंबर आ जाता है, तो इतने लोगों ने आरपीएससी की साइट को विजिट किया है। वो सारे कब से स्टार्ट हुआ, 2018 से। 2019 से ऑनलाइन स्क्राइब और प्री लिटिगेशन कमेटी की, मतलब कि किसी तरह के लिटिगेशन उससे पहले कमेटी आ जाए, मतलब कोर्ट में जाने से पहले क्या कर सकते हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं वो उस प्री लिटिगेशन कमेटी में अपना बात रख सकते हैं। 2021 में शिकायत निवारण प्रणाली ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। 2022 में वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन है आरपीएससी में, कोई भी फॉर्म भरने के लिए बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दीजिए, ठीक है, तो आपकी वहाँ पर सेव रहेगी। अब आप जो भी फॉर्म भरो तो वो तो बेसिक रहेगी, इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन में बार बार खर्चा भी उसमें होगा नहीं। 2013 में अभ्यर्थी सत्यापन पत्र और ऑनलाइन प्रत्याहरण विकल्प, मतलब कैंडिडेट वेरिफिकेशन लेटर एंड एप्लीकेशन विड्रॉल ऑपरेशन, जो वो कब से स्टार्ट किए गए, 2023 में। 2024 से क्या किया गया, विभिन्न पीएससी से डिबार अभ्यर्थियों का विवरण है, टोकन चुनाव आधारित साक्षात्कार बोर्ड है, लाइव फोटो कैप्चर, अभ्यर्थी सत्यापन प्रक्रिया और उन्नत प्रवेश पत्र, वो कब से स्टार्ट किए गए, 2024 से। क्या जो दूसरे भी आपके स्टेट पीसीएस हैं वहां से अगर यदि जिस भी विद्यार्थी को डिबार कर दिया तो उसकी लिस्ट भी किसके पास रहती है, आरपीएससी के पास में। आरपीएससी का जब भी फॉर्म फिल करते हैं पहले तो क्या होता था, जो भी आपकी फोटो स्कैन की हुई है वो लगती थी, लेकिन अब वर्तमान में क्या है, लाइव फोटो जो आपको मोबाइल से या फिर आपके कैम स्कैनर है, मतलब जो आपके लैपटॉप का डिजी कैम है उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं। कैंडिडेट का वेरिफिकेशन है, मतलब कि उसमें थंब इंप्रेशन के माध्यम से वेरिफिकेशन है, और एडवांस्ड एडमिट कार्ड है, वो भी क्या 2024 से स्टार्ट किए गए। तो ये भी वेरी जो नवाचार किए गए ये अपने को पता होने चाहिए। आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं अब तक, तो ये भी एल जोशी प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे, एस.सी. सिंगारिया, एस.एस. टैंक, एच.एन. मीणा, आर.डी. सैनी, शिव सिंह राठौड़, जसवंत सिंह राठी और के.सी. मीणा, जो आपके क्या रह चुके हैं, एक्टिंग चेयरमैन रह चुके हैं। जब भी चेयरमैन नहीं होता तो किसी भी सदस्य को क्या बना दिया जाता है, एक्टिंग चेयरमैन जो वो बना दिया जाता है। अध्यक्षों की सूची की बात करें तो कौन कौन है, ठीक है, एस के घोष सबसे पहले थे, सेकंड एस.सी. त्रिपाठी, थर्ड डी.एस. तिवारी, फोर्थ एम.एम. वर्मा, फिफ्थ आपके एल.एल. जोशी। पहले पांचों याद होने चाहिए, और अभी लास्ट के पांच है। दीपक उप्रेती 2018 में थे, फिर भूपेंद्र सिंह यादव बने, फिर शिव सिंह राठौड़ क्या रहे, कार्यवाहक थे, जसवंत सिंह राठौड़ भी कार्यवाहक थे,
फिर संजय कुमार सौत्री आपके अध्यक्ष बने। फिर के सी मीणा कार्यवाहक थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन साहू, जो कि अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। वर्तमान सदस्य कौन कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, श्री कैलाश चंद्र मीणा, प्रोफेसर अयूब खां, डॉक्टर सुनील कुमार बिस्सू, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार और हेमंत प्रियदर्शी क्या वर्तमान में आरपीएससी के मेंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग का उल्लेख भारत के संविधान में आर्टिकल 280 के अंदर किया गया है, जिसमें केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात की गई है, वित्तीय संबंधों के बारे में। ठीक है, वित्त आयोग का काम क्या है कि जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, क्योंकि भारत के अंदर टैक्स लगाने की सुप्रीम बॉडी कौन है? केंद्र सरकार। ऐसे हालांकि इसमें अलग अलग विवरण भी दे रखा है, लेकिन इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो बड़े बड़े टैक्स है, उनका सारा का सारा पैसा किसके पास जाता है? केंद्र सरकार के पास में जाता है। अब क्योंकि राज्य सरकारों को भी कुछ वित्तीय अधिकार देने हैं, राज्य सरकारों को भी हर 5 साल बाद चुनाव होने हैं, उनको चुनावों के लिए अपना विकासात्मक कह सकते हैं रोड मैप बनाना है, योजनाएं लागू करनी है। ठीक है, उनके पास कुछ वित्तीय अधिकार होने चाहिए। इसके लिए क्या वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश की जाती है? भाई कितना पैसा जो आपके संचित निधि में से केंद्र सरकार के पास में रहेगा और कितना पैसा राज्यों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जब राज्यों को स्थानांतरित करेंगे तो उस राज्यों में भी किस राज्य को कितना मिलेगा, किस राज्य को कितना मिलेगा, क्योंकि सारे राज्य इक्वल है नहीं, कोई क्षेत्रफल में ज़्यादा है, कोई जनसंख्या में ज़्यादा है, तो हर एक राज्य में भी क्या है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डाइवर्सिटी है। ये पूरा का पूरा रिकमेंडेशन कौन देता है? वित्त आयोग देता है। और हर 5 साल बाद भारत में क्या होता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और वो गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 280 के तहत करता है। ठीक है, इसकी संरचना क्या है? एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य क्या होते हैं? सदस्य। राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए इसको गठित किया जाता है। इनको पुनः नियुक्त किया जा सकता है, ऐसी कोई इसमें बाध्यता है नहीं। योग्यता क्या? संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए, मतलब कि इनको पब्लिक मैटर से उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सदस्य कौन कौन इसके सदस्य हो सकते हैं? 4 सदस्य होते हैं। एक तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कह सकते हैं न्यायाधीश बनने के योग्य। तो एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जो हाईकोर्ट का जज होगा या हाईकोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो सकता है, तो वो क्या रहेगा? एक मेंबर रहेगा। सेकंड, वित्त का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, मतलब कि आपके हैविंग स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस। वित्त में व्यापक अनुभव होना चाहिए, वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस। और अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होना चाहिए, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। वो सारे लोग क्या बन सकते हैं? इसके मेंबर्स बन सकते हैं। काम क्या करेगा? वही जैसे मैंने आपको बनाया, केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच में करों का वितरण हो गया, राज्यों को अनुदान या कोई सहायता देनी है, पंचायती राज संस्थानों के लिए संसाधनों की सिफारिश करना, और राष्ट्रपति के द्वारा अन्य कोई काम दिया जाता है तो वो भी कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। वित्त आयोग कहेगा कि भाई भारत की संचित नीति में इतना पैसा आया, तो इस पैसे में से इतना हिस्सा केंद्र सरकार रहेगी और इससे इतना पैसा किसको दे दिया जाएगा? राज्य सरकारों को। फिर राज्यों में से भी हर राज्य को क्या कितना कितना पैसा मिलेगा, वो प्लस राज्यों को भी क्या जितना पैसा मिला उसमें से कुछ हिस्सा किसको देना पड़ेगा? पंचायती राज संस्थान है उनको देना पड़ेगा। पंचायतों में भी कितना पैसा पंचायतों को दोगे, कितना नगरीय निकाय को दोगे, और उसमें भी कितना पैसा ग्राम पंचायत को जाएगा, कितना पंचायत समिति को जाएगा, कितना आपके जिला परिषद को जाएगा, नगरीय निकाय में कितना नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम को जाएगा। ये सारा का सारा रिकमेंडेशन कौन करता है? भारतीय वित्त आयोग करता है। ठीक है, भूमिका केवल सलाहकार प्रकृति की होती है, मतलब कि इसकी रिकमेंडेशन मानना कोई बाध्यकारी नहीं है। 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है जो भी वर्तमान में बनाया गया? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया राजस्थान कैडर के क्या है? आईएएस अधिकारी है। ठीक है, इससे पहले ये नीति आयोग के पूर्व रह चुके हैं, पूर्व उपाध्यक्ष भी अरविंद पनगड़िया रह चुके हैं। अरविंद पनगड़िया का संबंध राजस्थान से ही है। इनके पिताजी थे वीएन पनगड़िया, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और इसके अलावा इनकी राजस्थान हिस्ट्री की बहुत अच्छी किताब आती है, जो कि अपने मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री 1857 की क्रांति के बाद की। ठीक है, तो अगर यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के, तो वो बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इसके अलावा पूर्वकालिक सदस्य कौन कौन बने इसके? एक तो आपके श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, डॉक्टर सौम्या कांति घोष, ये अंशकालिक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया, बाद में इनको पूर्णकालिक बना दिया गया। ये तो हो गया 3 तो आपके पूर्णकालिक। इसके अलावा आपके अंशकालिक या पार्ट टाइम मेंबर कौन कौन है? श्री टी रविशंकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। अजय नारायण झा के इस्तीफा के बाद में इनको जो नियुक्त किया गया, पहले किसको बनाया था? अजय नारायण झा को पार्ट टाइम मेंबर, उसके बाद उनकी जगह किसको बनाया? मिस्टर टी रविशंकर को। और सचिव इसके सेक्रेटरी कौन है? श्री ऋत्विक रंजन पांडे, मिस्टर ऋत्विक रंजन पांडे इसके सेक्रेटरी है। प्रथम फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे आपके? केसी नियोगी। इससे पहले 15वें के अध्यक्ष है आपके एनके सिंह, और 16वें कौन से? अरविंद पनगड़िया। 15वें की रिकमेंडेशन है, वैसे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब वो भी इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि नया आयोग आने आ गया है, बहुत जल्दी अपनी रिकमेंडेशन देने वाला है, तो ये रिकमेंडेशन अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य वित्त आयोग। जो काम केंद्र के अंदर वित्त आयोग करता है, वही काम राज्य के संचित निधि से कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करेगा। भाई राज्य की जो भी पैसा है उसमें से कितना पैसा राज्यों के पास रहेगा और कितना पैसा पंचायती निकाय को दिया जाएगा, वो कौन तय करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। इसके अलावा पंचायतों के पास और नगरीय निकाय के पास कितना रहेगा, पंचायतों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के पास में किस रेशियो में जाएगा, तो वो सारा तय कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। अब तक जो राज्य वित्त आयोग कितने गठित हो चुके हैं? 6।
पहले कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल 1995 के अंदर पहले आपके राज्य वित्त आयोग बना था। फिर आपके हीरालाल देवपुरा जो कि राजस्थान के सीएम भी रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर माणिकचंद सुराना, बीडी कल्ला। उसके बाद फिफ्थ के अंदर कौन थे? डॉक्टर ज्योति किरण, और सदस्य थे आपके एससी डेराश्री और प्रद्युम्न सिंह। जो इसमें सदस्य थे वो इनको क्या बनाए? अध्यक्ष। प्रद्युम्न सिंह क्या बने? वर्तमान वित्त आयोग के क्या बने? अध्यक्ष बने 2020 से 25 तक। सॉरी, ठीक है, ये छठा, अभी वर्तमान में तो 7वां वित्त आयोग आ चुका है। छठा वित्त आयोग की कब होगी? 12 अप्रैल 2021 को इसको गठित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रद्युम्न सिंह थे। कार्यकाल 2020 से लेकर 31 मार्च 2025 तक था। सदस्य थे लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी। इस आयोग ने सितंबर 2023 में राज्यपाल को अपनी क्या दी थी? अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। क्या सिफारिशें की? कि राज्य को अपने शुद्ध कर राजस्व में से 6.75% राज्य का क्या करना पड़ेगा? वितरित करना पड़ेगा। मतलब जितने भी आपके नेट टैक्स रेवेन्यू है उसमें से 6.75% क्या करनी पड़ेगी? पंचायती राज संस्थाओं को देनी पड़ेगी। शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच में कैसे रहेगा? 75, इसका जितना मतलब कि टोटल रेवेन्यू का 6.75% किसको दोगे? इन दोनों को। और इनके टोटल हिस्से में से 75.1% कहाँ दिया जाएगी? ग्रामीण निकायों में। और 24.9 कहाँ दी जाएगी? शहरी निकायों में। क्योंकि राजस्थान में पॉपुलेशन भी ऐसे ही है। ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान में कितनी है? 75.1%। और शहरी जनसंख्या कितनी है? 24.9%। इसी रेशियो में आपको क्या करना है? इन दोनों निकायों में बांटने हैं। ठीक है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच में जिला परिषद को 5%, पंचायत समिति को 20 और ग्राम पंचायत को कितना परसेंट मिलेगा? 75%। अनुदान राशि का 55% बुनियादी और विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। मतलब कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनके लिए 50% पैसे का उपयोग किया जाएगा। 40% राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए लागू किया जाएगा। मतलब 40% किस पे करोगे? जो स्कीम्स हैं उनके ऊपर। और 5% राज्य विभिन्न कार्यों और कोई कार्यक्रम है उनके एग्जीक्यूशन, इन कार्य क्रियान्वयन है उसके लिए इसको खर्च किया जाएगा। ये इसका क्या रहेगा? पूरा बाइफर्केशन। ठीक है। टोटल रेवेन्यू का कितने परसेंट? 6.75% दोनों को दिया जाएगा। इसमें से 75.1% ग्रामीण निकायों को और 24.9% शहरी निकायों को। ग्रामीण निकायों में से 5% जिला परिषद, 20% पंचायत समिति और 75% ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। ठीक है। इसका खर्चा किस पे किया जाएगा? 55% बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं पर, 40% अन्य सेंटर और राज्य स्कीम पर, और 5% विभिन्न कामों के कार्यक्रमों के एग्जीक्यूशन पर इसका खर्चा किया जाएगा। वर्तमान में 7वां वित्त आयोग बन चुका है। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। सदस्य सचिव है नरेश कुमार टकराल, सेवानिवृत्त आईएएस है। इसका गठन किया गया था आपके 1 अगस्त 2025 को। किसके कौन बने चेयरमैन? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। 7वां वित्त आयोग हो गया। अब बात करते हैं कैग। ठीक है। तो कैग का काम क्या है? ऑडिटिंग करना। जैसे मैंने कहा वित्त आयोग है, मतलब भारत के अंदर भारत का लोकतंत्र जो है, भारत का संविधान जो है वो क्या करता है? जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उनको टैक्स लगाने और जो टैक्स लगाने के बाद जो पैसा आया है उसको खर्चा करने की छूट देती है। ठीक है। क्योंकि उसमें हमने देखा कि जो फाइनेंस बिल होता है, जो वित्त बिल होता है, उसकी फाइनल अथॉरिटी कौन रहता है? लोकसभा अध्यक्ष रहता है। लोकसभा अध्यक्ष हमेशा सरकार का ही व्यक्ति होता है। तो मतलब सरकार जहां चाहे वहां अपना पैसा खर्च कर सकती है, क्योंकि सरकार, संविधान ने कहा कि भाई आप एटलीस्ट पैसा जनता से लेना है, आपको हर 5 साल बाद जनता के बीच जाना है। ठीक है। तो अगर यदि जनता ने आपको चुनकर भेजा है तो फाइनेंशियल मैटर में सरकार के पास में ऑलमोस्ट फुल पावर रहती है। लेकिन क्या वो पैसा मन मर्जी से खर्चा कर सकती है? नहीं। तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए कौन बैठा है? आपके लिए कैग बैठा है। कैग क्या करेगा? सरकार के द्वारा जो जो योजनाएं चलाई गई है, जो जो आपके पैसे का आवंटन किया गया, खर्चा किया गया है, जो जो पॉलिसीज बनाई गई है, उन सब का क्या करेगा? लेखा जोखा, ऑडिटिंग करेगा। भाई आपने जो जितना पैसा का कहीं उतना तो उतना ही खर्च हुआ है। ठीक है। कहीं उससे कम ज्यादा तो खर्च नहीं किया है। इसके अलावा आपने जो उद्देश्य है वो कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है। तो वो बहुत सारी तरीके से उसकी ऑडिटिंग की जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने फर्जी तरीके से खर्चा बता दिया है, वास्तव में उतना खर्चा हुआ ही नहीं है। क्योंकि फाइनली वो पैसा किसका है? भारत के टैक्स पेयर्स का है। तो उसका दुरुपयोग जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कैग की आपके राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक है। ये भी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। जैसे आपने देखा था चुनाव आयोग की पुनर्नियुक्ति आपकी नहीं हो सकती। सैलरी भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान रहेंगे। और आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसके ऊपर चार्ज रहेंगे, संचित निधि पर पारित रहेंगे। पद से हटाने का सेम प्रक्रिया कौन सी? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अलावा अब तक कैसे किस किस को हटा सकते हैं? एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज, यूपीएससी के अध्यक्ष और मेंबर्स, मतलब कि उसके अन्य आयुक्त, और तीसरा आपके कैग को। और दूसरी प्रक्रिया कौन सी थी? आपकी यूपीएससी के लिए एक अलग प्रक्रिया थी। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा कैसे सकते हैं? वही प्रक्रिया विशेष बहुमत से दोनों सदन से पारित होगा। तो क्या क्या काम है? भारत राज्यों और संघ के विभिन्न संचित निधि से व्यय से संबंधित जो खातों का लेखा जोखा परीक्षण करना। इसके अलावा लोक निधि और आकस्मिक निधि है उससे व्यय का भी लेखा जोखा के परीक्षण करना। किसी भी विभाग द्वारा रखे गए सभी खातों का लेखा परीक्षण करना। और निम्नलिखित प्राप्ति और व्यय का लेखा जोखा परीक्षण करता है। कौन कौन से?
भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी निकाय या प्राधिकरण, मतलब कि जिस भी कोई भी बॉडी, कोई भी संस्थान, कोई भी विभाग जिसका पैसा फंडिंग भारत सरकार या उसकी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, उस सबकी ऑडिटिंग ये करेंगे। सरकारी कंपनियों की ऑडिटिंग करना, गवर्नमेंट पीओसी, कैग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली परीक्षाएं कौन कौन सी आपके जो ऑडिटिंग करती है, विनियोग लेखा जोखा, वित्त लेखा जोखा, अनुपालन लेखा जोखा, निष्पादन लेखा जोखा, औचित्य लेखा परीक्षा, वाणिज्य लेखा परीक्षा और प्राप्ति लेखा परीक्षा। इतनी तरह की ऑडिटिंग इसके द्वारा की जाती है, कैग के द्वारा। ठीक है, कौन कौन सी ऑडिटिंग है? अप्रोप्रिएशन ऑडिट, जो कि आपके जितना पैसा ग्रांट्स मिली है, जितना भी पैसा किसी विभाग को मिलता है, वो क्या किस आधार पर दिया गया है, कैसे खर्च हुआ है, और क्या खर्च हुआ उसके लिए जो बिल्स लगे हैं वो सही लगे हैं कि नहीं है। फाइनेंस ऑडिट है, कंप्लायंस ऑडिट है, परफॉर्मेंस ऑडिट है, प्रॉपर्टी ऑडिट है, कॉमर्शियल ऑडिट एंड रिसिप्ट ऑडिट। ये सारी किसके द्वारा की जाती है? आपके कैग द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति राज्यपाल को निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कैग के द्वारा 3 जो रिपोर्ट की जाती है, एक तो विनियोग खाते पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त खाते पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू है, इनके ऊपर जो आपके लेखा परीक्षा रिपोर्ट कौन देगा? आपके कैग देगा। ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन द पीएसयूज, ये कैग के द्वारा जो है वो आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी जाती है। क्या रोल है? वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और कानून को बनाए रखना, कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉज है उनको आपके फाइनेंशियल जो आपके कह सकते हैं अनुशासन में बनाए रखना है। वित्तीय मामलों संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करना, जो फाइनेंशियल मैटर्स है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यपालिका का मतलब हो गया कि जितना भी मंत्रिमंडल हो गया और उसके अधिकारीगण हो गए, वो किसके प्रति जवाबदेही है? विधानसभा के प्रति कह सकते हैं, लोकसभा के प्रति, विधायिका है उसके प्रति जवाबदेही है। वो किसके माध्यम से तय होगी? कैग के माध्यम से तय होगी, क्योंकि चुनकर को सरकार हर विधायक को भेजती है। ठीक है, एक एक आम आदमी ने तो अपने विधायक या एमएलए को वोट दिया या एमपी को वोट दिया है, और उन वही एमएलए और एमपी क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं, और वही सरकार क्या बनती है? कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाती है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी किसके प्रति आपके जवाबदेह रहेगी? उन विधायकों या फिर सांसदों के प्रति रहेगी, क्योंकि वो अल्टीमेटली किसके प्रति जवाबदेह है? जनता के प्रति जवाबदेह है। वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। व्यवहारिक दृष्टि से कैग केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभा रहा है, नियंत्रक की नहीं। ये क्या करता है? ऑडिटिंग की करता है, कोई कंट्रोलिंग का काम नहीं करता। मतलब पैसा खर्च करना कौन है तो सरकार तय करती है, बट काम क्या कर रहा है? ऑडिटिंग। उसको कंट्रोल नहीं करता कि भाई आप इतना ही पैसा खर्च कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। पैसा आप चाहे जितना भी खर्च करो, लेकिन सही से आपको क्या करना है? खर्च करना है। प्रथम आपके सीएजी कौन थे? वी नरहरि राव थे। 14वें सीआई थे आपके कैग थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और वर्तमान में आपके 15वें सीआई कैग है वो है संजय मूर्ति। ठीक है, अब आगे आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये एक सरकार के वकील हैं। जब भी सरकार के खिलाफ कोई केस होगा तो सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन रहेगा? अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी रहेगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। मतलब किसी भी सीनियर वकील को कैग बनाया जाता है, मतलब सॉरी अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं, क्योंकि इनका ऊपर कोई संवैधानिक दायित्व तो नहीं होता, ये सरकार का पक्ष रखते हैं। इसलिए सरकार जब चाहे तब जो आपके अटॉर्नी जनरल को हटा सकती है। काम क्या रहेंगे? भारत का मुख्य विधि अधिकारी होगा। सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से जो भी पेश होगा, तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में भेजे गए किसी भी संदर्भ को भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने का भी काम कौन करता है? अटॉर्नी जनरल करता है। कौन से आर्टिकल से? 143 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया कोई अन्य काम हो गया, या फिर आपके कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। क्या क्या सीमाएं? भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। मतलब कि कोई और केस अगर यदि लेना है आपराधिक मामलों से संबंधित, तो भारत सरकार की परमिशन के बिना अटॉर्नी जनरल नहीं ले सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी भी कंपनी के निदेशक का पद जो स्वीकार नहीं कर सकता, किसी भी कंपनी में जो ये काम भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसकी क्या रहती है? लिमिटेशंस रहती है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो भारत के पहले एजी कौन थे? एमसी सीतलवाड़। सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका था? एमसी सीतलवाड़। 13 साल तक क्या रहे? एजी रहे। वर्तमान में आपके एजी जो 14th अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी क्या है? 14th आपके अटॉर्नी जनरल है। इसके अलावा इसके समकक्ष पद कौन सा होता है? राज्यों में महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल इन स्टेट्स। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हाईकोर्ट के जज के बनने योग्य होना चाहिए। सेम वही है, राज्यपाल के द्वारा सेवा शर्तें और जो सैलरी कंडीशन जो वो तय की जाती है। कौन कौन रह चुके हैं भारत के एडवोकेट? राजस्थान के एडवोकेट जनरल श्री जीसी कासलीवाल, जो प्रथम एजी और सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। इसके बाद सेकंड बने थे एलएम सिंघवी और फिर एसके तिवारी। ठीक है, उसके बाद में आपके सबसे केवल एजी मतलब कौन थे? आपके एके माथुर, एकमात्र जो आपके कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? आपके एमआर केला का, जो सबसे छोटा कार्यकाल था। और 19वें वर्तमान एजी कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले कौन थे? एमएस सिंघवी, जो 18वें जो वो महाधिवक्ता थे। इस प्रकार भारत की और राज्यों के जितने भी संवैधानिक निकाय उन सबको हमने पढ़ा है।
यूपीएससी, आरपीएससी, इलेक्शन कमीशन, राज्य इलेक्शन कमीशन, उसके बाद में आपके वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग हो गया, फिर आपके कैग हो गया, और उसके बाद में एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो इन सबको इसी सीक्वेंस में देखना है। फैक्ट से क्वेश्चन आता है, जो भी स्टेट से संबंधित बॉडीज है उनमें थोड़े डीप में क्वेश्चन आता है, सेंटर की बॉडीज है उस पर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर बनते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर करेंगे। इसके साथ ही अपने इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।